अब इसका यूनिट 4 का दूसरा पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 12, विच इज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इसमें हम सब कुछ मेमोरी से रिलेटेड पढ़ते हैं। मेमोरी मतलब रैम, मेजरली रैम। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी में आपके पास रैम है और रोम है, और हमारे पास दो तरह की मेन मेमोरी, मतलब दो तरह की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। सो इस सारी चीज में सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो है कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है। सो मेमोरी हायरार्की के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम। मेमोरी हायरार्की, हायरार्की या फिर प्रेसिडेंस वर्ड अगर आप यूज करते हो जब हमें बताना होता है कि हम पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो जो टॉप हायरार्की पे होता है, हायरार्की में जो टॉप पोजीशन पे होता है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर आपके पास टॉप पे जो है उसको पहले प्रेफरेंस मिलती है। तो ये आपका सीपीयू है। मेमोरी हायरार्की में सीपीयू सबसे पहले डेटा कहाँ से फेच करने की कोशिश करेगा? कैश मेमोरी से। तो फर्स्ट एक्सेस वो करेगा कैश मेमोरी से। अगर कैश मेमोरी में आपको नहीं मिली, in case it's not there in the cache memory, then it goes to check it in the main memory. अगर मेन मेमोरी में भी नहीं मिली तो वो जाता है आपकी हार्ड डिस्क या जो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उसके पास, और उसके पास जाने के लिए हमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस की हेल्प से जाना पड़ेगा। सो इट गोज टू द मैग्नेटिक टेप और डिस्क एंड फ्रॉम देयर द डेटा इज फेच्ड, इट कम्स टू द मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन फेच इट। पर आप इस पूरे डायग्राम में देख सकते हो कि सीपीयू डेटा सिर्फ दो ही जगह से फेच कर सकता है, कैश मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। उसके अलावा सीपीयू कहीं और से डेटा फेच नहीं कर सकता। सो सीपीयू कैन फेच द डेटा ईदर फ्रॉम द कैश मेमोरी or it can fetch the data from the main memory. It cannot fetch from anywhere else. ठीक है, so that is memory hierarchy. सेकेंडरी से करने के लिए उसमें मेन में, हाँ, सेकेंडरी से पहले मेन मेमोरी में आता है, तभी आपका कंप्यूटर उसको मेन मेमोरी से फेच कर सकता है, और उसकी फास्ट रेफरेंस के लिए उसको कैश में भी ले आता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो रेफर हो तो वो उसको कैश में से ही रीड कर ले। एंड हम रैम में क्यों रखते हैं सारे प्रोग्राम्स को? टू अचीव मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि जितने भी प्रोसेसर्स, जो भी जॉब्स को प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है साइमल्टेनियसली, वो तभी हो सकती है जब ऑल ऑफ देम आर देयर इन द रैम। So whatever your CPU is processing, it has to be there in the RAM. अगर वो RAM में नहीं है तो CPU उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सो मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी रैम बड़ी हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस हो सके, तभी आपका CPU उन जॉब्स के बीच में स्विच कर सकता है। ठीक है, सो विद मल्टी प्रोग्रामिंग द नीड अराइजेस फॉर रनिंग पार्शियल प्रोग्राम्स फॉर वेरिंग द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी इन यूज बाय गिवन प्रोग्राम। और मेमोरी हायरार्की में उनको इधर से उधर मूव करने की जरूरत पड़ती है। वही सब आप इस यूनिट में, इस चैप्टर में पढ़ोगे। सो दैट इज ऑल वी हैव ओवर हियर। सो एक एक करके हम इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे कि पहले आपकी मेन मेमोरी कैसे डिवाइडेड है, फिर आगे आगे उसमें क्या होता है। तो अगर आपको शॉर्ट नोट आता है मेमोरी हायरार्की के ऊपर लिखने के लिए, शॉर्ट नोट से ज्यादा नहीं आएगा, पर अगर शॉर्ट नोट आता है तो मेक दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपका टॉपिक है मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी क्या होती है? रैम एंड रोम, है ना, जो को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, रैम एंड रोम को। ये आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, यू स्टडीड इन एफआईटी आल्सो। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है सब कुछ, कि रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी। और दोनों के बीच में डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए कि जो भी चीज करंटली अभी एग्जीक्यूट होनी है, दैट शुड बी देयर इन द रैम। एंड रोम स्टोर करता है आपका बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर मतलब हाउ योर कंप्यूटर स्टार्ट्स अप, उसको स्टार्ट करने की क्या इंस्ट्रक्शंस है वो हमारी रोम में होती है। So the main memory is the central storage unit in a computer system. It is a relatively large and fast memory used to store programs and data during the computer operation. ठीक है, सो इसमें सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं एज द बेस टेक्नोलॉजी। दो तरह की रैम होती है आपके पास, स्टैटिक एंड डायनामिक। जो स्टैटिक रैम होती है, इट कंसिस्ट essentially of internal flip-flops that store the binary information. The stored information remains valid as long as power is applied to the unit. जैसे ही आपकी पावर सप्लाई खत्म होती है, उसका जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहता। द डायनामिक रैम स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर अप्लाइड टू द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कुछ टाइम तक आपके कैपेसिटर्स उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसमें चार्ज भेजना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम।
Fine. The dynamic RAM offers reduced power consumption and large storage capacity in a single memory chip. इसीलिए हम उसको अब ज्यादा यूज करते हैं. Whereas the static RAM is easier to use and has shorter read and write cycles. But cost is a very big factor. That's why dynamic RAM is used. अभी हम मेन मेमोरी पढ़ रहे हैं चेतन. ठीक है, वी आर स्टडिंग कि आपकी जो मेन मेमोरी है दैट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैम एंड रोम. सो वी जस्ट डिस्कस कि रैम क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं. देन यू हैव रोम. रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, जिसमें राइट नहीं हो सकता, सिर्फ रीड कर सकते हैं. इसमें वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है जो कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. So ROM is used for storing programs that are permanently resident in the computer and for tables of constants that do not change in value once the production of computer is completed. ठीक है, तो इसमें जनरली क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका बूटस्ट्रैप लोडर. बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना, है ना. So the word booting means starting up the computer. So among other things, the ROM portion of main memory is needed for storing the initial program called a bootstrap loader. It's a program whose function is to start the computer software operating when power is turned on. ठीक है, तो जैसे हम ऑन करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होता है रैम में, फिर आपका कंप्यूटर चलना शुरू होता है. वो सब कैसे होगा? वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो बूटस्ट्रैप लोडर में होती है, जो कि रोम में स्टोर होता है. रैम जो है वो वॉलेटाइल है, पावर ऑफ होने पे खत्म हो जाती है, इसलिए उसको हम रैम में स्टोर नहीं कर सकते. रोम जो है वो अनचेंज रहता है, चाहे पावर ऑफ हो या ऑन हो. Startup of a computer consists of turning the power on and starting the execution of the initial program. इसलिए वो ROM में स्टोर किया जाता है. ठीक है, अब आपके पास इनके साइज होते हैं. जैसे आपने सुना होगा ना, आजकल हम कहते हैं हमारे फोन में 4 GB रैम है, 8 GB रैम है. ठीक है, आपके पास लैपटॉप्स तो इवन 16 GB रैम तक आ रहे हैं. हमने तो तब यूज किए हुए जब 256 MB रैम होती थी, 256 MB रैम, है ना. फिर उसमें 2 चिप्स लगवा लेते थे तो 512 MB रैम हो जाती थी, तो कहते थे बड़ा फास्ट चल रहा है भाई, 512 MB रैम है मेरे कंप्यूटर में. बट आजकल उसको कोई पूछता ही नहीं है. सो द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. बट हर चिप का साइज होता है. ठीक है, एवरी चिप हैज अ कैपेसिटी. अब ये इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1024/8 मेमोरी का. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1024 आपके पास बाइट्स हैं, हर बाइट में 8 बिट्स की जगह है. ठीक है, कैसे बनाई है इन्होंने ये? 512 इसमें हमने ली है रैम, 512 ली है रोम. अब 512 रोम का इन्होंने एक ही चिप लिया है. ठीक है, इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, इट कुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, पर यहाँ जो एग्जाम्पल है उसमें 512 में आपका 8 बिट्स का एक ही चिप है, सिंगल चिप. इसमें हमने 4 चिप्स का इस्तेमाल किया. सो आई हैव एक रैम का चिप, दूसरा रैम का चिप, क्योंकि मैं ये 4 चिप मिलाऊंगी तब जाकर मेरे पास बनेगा 512. सो 128 into 4 is 512. तो 4 हम रैम के चिप्स यूज कर रहे हैं, 1 हम रोम का चिप यूज कर रहे हैं. बिफोर वी गो फर्दर, आप मुझे बताओ कि अगर मुझे 128 में से किसी एक लोकेशन को रेफर करना है तो कितने बिट का एड्रेस चाहिए होगा? 128 में से किसी एक लोकेशन को रेफर करना है तो कितने बिट्स का एड्रेस चाहिए होगा? सो 128, 2⁻7 is 128, इसलिए 7 बिट्स आपको चाहिए होंगी टू रेफर टू वन लोकेशन आउट ऑफ 128. अच्छा, 512 में से अगर एक को रेफर करना हो तो कितने बिट्स चाहिए होंगे? नाइन. वेरी गुड विशिष्ट. और कोई नहीं आंसर कर रहा है. सो यहां पर वही चीज एक्सप्लेन की हुई है. ये आपकी टिपिकल रैम चिप है. टिपिकल रैम चिप में 8 बिट डेटा बस चाहिए ताकि 8 बिट्स ऑफ डेटा एक बारी में ट्रांसफर हो सके. वी हैव चिप सिलेक्ट 1, चिप सिलेक्ट 2, रीड राइट सिग्नल्स हैं, 7 बिट का एड्रेस है. चिप सिलेक्ट 1, चिप सिलेक्ट 2 क्यों है? चिप सिलेक्ट 1 विल टेल कि हमें रैम पे काम करना है और चिप सिलेक्ट 2 जो है वो बताएगा कि हमें रोम पे काम करना है. ठीक है, सो इसके अंदर ये इसका ट्रुथ टेबल है कि जब आपका चिप सिलेक्ट 1 होगा और चिप सिलेक्ट 2 0 होगा, रीड राइट सिग्नल है ही नहीं कुछ भी,
ठीक है, तो ये इनहेबिट स्टेट में है क्योंकि चिप सिलेक्ट 0 है। तो चिप सिलेक्ट 0 होने का मतलब है कि हम रैम पे काम कर ही नहीं रहे। सो चिप सिलेक्ट 1 के 0 होने का मतलब है वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रैम। अगर ये 1 है, देखो आपके पास ये तो सिर्फ लाइंस दिखाई हुई है। 8 बिट डेटा बस हो गया, 7 बिट का एड्रेस हो गया, ठीक है, ये रीड राइट सिग्नल्स हो गए। अब ये जो है हमारे पास जो ये 5 चिप्स हैं टोटल, वी हैव 5 चिप्स ना, 4 रैम की चिप्स हैं, एक रोम की चिप है। तो आप रीड राइट ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हो वो इस चिप सिलेक्ट से पता चलेगा। अगर चिप सिलेक्ट 1 0 है मतलब हम रोम पे काम कर रहे हैं, हम रैम पे काम कर ही नहीं रहे। अगर ये 1 है तो हम रैम पे काम करेंगे, ठीक है। सो तब हम रैम पे काम करेंगे। अगर ये 1 है तो आपका चिप सिलेक्ट 2 जो है वो 0 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका। सो इफ इट इज 0 तो हमें काम करना है, लेकिन अगर ये भी 1 है, दोनों ही 1 है, तो रैम भी 1 रोम भी 1, वो तो नहीं हो सकता। तो वो फिर से इनहिबिट मतलब हाई एम्पिडेंस स्टेट में चला जाएगा। लेकिन ये 1 है और ये 0 है तो डिपेंड करेगा कि रीड राइट में से क्या करना है। अगर रीड और राइट दोनों ही 0 है तो कुछ नहीं करना। अगर रीड 0 है और राइट 1 है तो आपको राइट करना है। अगर रीड 1 है तो डज नॉट मैटर राइट क्या है, हम रीड ही करेंगे, पहली प्रेफरेंस उसको मिलती है। सो दैट इज योर ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो दिस टेल्स यू कि हाउ ऑन द बेसिस ऑफ चिप सेलेक्ट वी आर वर्किंग, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये रोम चिप है। रोम चिप में रीड राइट सिग्नल नहीं होते क्योंकि इस पे सिर्फ रीड ही हो सकता है, राइट हो ही नहीं सकता। तो अगर इसमें कुछ परफॉर्म हो रहा है तो सिर्फ रीड ही होगा, वी कैन नॉट परफॉर्म द राइट ऑपरेशन। सो चिप सिलेक्ट 1, चिप सिलेक्ट 2, इसमें अगर आपके पास चिप सिलेक्ट 1 है तो कुछ भी काम नहीं करेंगे, उसका 0 होना जरूरी है तभी हम काम करेंगे। और ऑपरेशन तो सिर्फ एक ही होता है, और वो ऑपरेशन कब होगा, जब ये 0 1 होगा इस पे, ठीक है, ऑन दी रोम नॉट ऑन द रैम। सो इसका कोई ट्रुथ टेबल नहीं है। देन आपके पास इन्होंने बता रखा है एक एड्रेस बस। इस पे वही है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट आपको पढ़ के जाना ना। हम ये नहीं सोच सकते कि आने के चांसेस कम होते हैं तो ये पूछेंगे नहीं, पूछ लिया तो क्या करोगे। सो इसमें समझना जरूरी है आपको, और इससे आपकी एड्रेसेस की नॉलेज ही इंक्रीज होती है। जैसे कि हम यहाँ 10 बिट का एड्रेस ले रहे हैं क्योंकि हमें मैपिंग करनी है। सो मेमोरी एड्रेस मैप हम बना रहे हैं। एड्रेस मैपिंग हम कैसे कर रहे हैं, हमने टोटल एड्रेस ले लिया 10 बिट्स लॉन्ग, ठीक है। अब आपको 7 बिट का एड्रेस चाहिए था, किसके लिए, रैम के लिए। 9 बिट्स का एड्रेस किसके लिए चाहिए था, रोम के लिए। हमने लिया है टोटल 10 बिट्स का। अभी देखो मैपिंग कैसे हो रही है। ये जो 10th बिट है, दिस इज बेसिकली वर्किंग एज योर चिप सिलेक्ट। 10th बिट इज वर्किंग एज योर चिप सिलेक्ट। अगर ये 0 है तो आपकी रैम काम करेगी, अगर ये 1 है तो आपकी रोम काम करेगी। सो 10th bit is deciding कि whether this address is for RAM or this address is for ROM। अगर ये बिट 0 है तो ये गिवन एड्रेस रैम का एड्रेस है, अगर ये 1 है तो ये गिवन एड्रेस रोम का एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद अगर ये रैम का एड्रेस है तो रैम में तो सिर्फ 7 बिट का एड्रेस चाहिए, तो भी हमारे पास 2 बिट्स एक्स्ट्रा हैं, 8 और 9। तो वो 8 और 9 हमें हेल्प करेंगे ये देखने में कि 4 में से कौन सी रैम चिप है ना, 4 में से कौन सी रैम चिप। सो 0 0 है मतलब फर्स्ट रैम चिप, 0 1 है मतलब रैम 2, 1 0 है मतलब रैम 3, 1 1 है मतलब रैम 4, ठीक है। और अगर 10th बिट ही 1 है तो ये पीछे की 9 बिट्स आपका रैम का डायरेक्ट एड्रेस हो जाएंगी। सो यहाँ पर 0 बता रहा है कि इट्स अ रैम एड्रेस, 0 0 बता रहा है कि फर्स्ट चिप का एड्रेस है, और 7 बिट का एड्रेस मिल जाएगा। सिमिलर वे 0 इज सेइंग इट्स रैम चिप, 0 1 सेज इट्स रैम 2's एड्रेस, एंड ये 7 बिट का एड्रेस आपको रैम 2 का एड्रेस बता रहा है। दैट इज हाउ मैपिंग इज डन between the RAM and ROM chips। समझ में आया ये चीज, हाउ द मैपिंग इज बीइंग डन, ठीक है। शॉर्ट नोट में आ सकता है, बट वैसे आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। ये एड्रेस मैपिंग समझ आएगी तो आप आगे आने वाले टॉपिक में एड्रेस मैपिंग को समझ पाओगे, बिकॉज आगे आने वाले टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग कैसे होती है, ठीक है। सो पेजिंग इन वर्चुअल मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ दिस चैप्टर, बट ये उसके लिए बेस है, आपको ये पहले समझ आना चाहिए, तभी आप उस चीज को भी अच्छे से समझ पाओगे। सो इज दिस मच क्लियर टू यू।
ये समझ आ गया सबको? यस बोलो तो मैं आगे चलूं। वही समझना है मेन, बिट्स का एड्रेस का काम ही समझना है बस। एग्जैक्टली बाकी कोई कुछ नहीं लिख रहा है। व्हाट अबाउट यू? क्या सोचूं मैं? आप लोगों को सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है? Next topic is auxiliary memory. Can you tell me what is the meaning of auxiliary memory? Auxiliary memory is secondary storage memory. ठीक है, सो जब हम ऑक्सिलरी मेमोरी वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो एक्सटर्नली आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं, या इंटरनली भी कर सकते हो इनसाइड द सिस्टम यूनिट, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है हमारी वो हार्ड डिस्क होती है ना। सो मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स। अदर कॉमन components could be magnetic drum, magnetic bubble memory, optical disk, pen drive, memory card. So many other things are there which can be used for having your secondary storage. ठीक है, ये जो डायग्राम है ये इसका नहीं है, मतलब ये ऑक्सिलरी मेमोरी का डायग्राम नहीं है। ये जो आपने ऊपर रैम रोम चिप पढ़ा था ये उसका डायग्राम है। वही सेम चीज बताई हुई है जो भी हमने ट्रुथ टेबल में देखी थी कि सीपीयू है, रीड राइट सिग्नल्स हैं, ये डेटा बस है, आपके पास एड्रेस बस में से 10 बिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, 10 बिट्स वी आर यूजिंग। जो ये जो रैम चिप्स हैं, रैम 1, रैम 2, रैम 3, रैम 4, इसमें ये 7 बिट्स जो है वो डायरेक्टली एड्रेस लाइन पे जा रही हैं। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, पर समझ लो फिर भी कि ये बना कैसे है। तो ये 1 to 7 जो है ये एड्रेस लाइन पे जा रहा है ना। रीड राइट सबके रीड राइट के साथ कनेक्ट हो रहा है, सारी रैम चिप्स के साथ। 10th बिट जो है आपकी, ये 10th बिट, दिस इज गोइंग इन चिप सिलेक्ट 2। और चिप सिलेक्ट 1 में क्या जा रहा है, ये जो 8 और 9 आपकी बिट है उसको हम एक डिकोडर के पास भेज रहे हैं, 2x4 डिकोडर। सो 2x4 डिकोडर से इन चारों में से किसी रैम चिप का इनपुट जो है वो 1 होगा। 0 है तो उसको CS1 के साथ कलेक्ट कर दिया, 1 को रैम 2 चिप के साथ, 2 को रैम 3 के साथ, 3 को रैम 4 के साथ। लास्ट में आपकी रोम चिप आ गई जिसमें 9 बिट का एड्रेस जाएगा, एंड ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड टू द डेटा बस। तो ये डायग्राम बनाने के लिए आने के चांसेस नहीं है, बट आपको देख के समझ आना चाहिए कि इसमें क्या कैसे कनेक्टेड है। और वो समझ आने से ये फायदा है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो दैट इम्प्रूव्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी डायग्राम्स। सो इफ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आपको ये डायग्राम भी समझ में आना चाहिए। क्लियर? बाकी ऑक्सिलरी मेमोरी में तो ऐसा कुछ है नहीं समझने वाला, इट्स ऑल थ्योरी। उसके ऊपर कभी ऐसे आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि राइट अबाउट इट। शॉर्ट नोट में ऐसे आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉइंट 1 मैग्नेटिक डिस्क, पॉइंट 2 मैग्नेटिक टेप, एंड यू हैव टू राइट ऑन दैट फॉर 1 मार्क और 2 मार्क्स मैक्सिमम। ठीक है, एक डिवाइस के बारे में। तो आपको यहाँ पर डिवाइसेस के बारे में बताना होता है, आपको पता होना चाहिए सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है। ठीक है, कि कैसे रीड राइट ऑपरेशंस जो हैं आपके वो परफॉर्म होते हैं। So magnetic disk is a circular plate constructed of metal or plastic coated with magnetized material. Often both sides of the disk are used and several disks may be stacked on one spindle with read-write heads available on each surface. Shall I get the ice cream truck? कौन से वाले डायग्राम्स? Ice cream truck, please. Okay. Ice. So you can, हाँ ये वाले तो कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। तो जब आप रैम रोम के बारे में लिखोगे तो यू शुड मेक दीज ब्लॉक डायग्राम्स। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा याद करना है मैग्नेटिक डिस्क का, कि इस तरह से मैग्नेटिक डिस्क दिखती है, यू कैन रिमेम्बर दिस डायग्राम। फिर मैग्नेटिक टेप का, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू प्रोवाइड द पार्ट्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। इसमें सीक्वेंशियल होता है। ठीक है, ये आता है अब आपके पास मेन मुद्दा।